वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप लोग हैं, कैसे आप लोग हैं? आई थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज बात कर लेते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आइए इसकी प्रमुख विशेषता के विषय में हम लोग कुछ जान लेते हैं। प्रमुख इसकी जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस होती है। अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस होती है और लाइव टेस्ट क्विजेज भी कराए जाते हैं। और तीसरी पॉइंट है अनलिमिटेड एक्सेस भी है। और चौथा स्ट्रक्चरल कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली क्लास का मतलब क्या होता है? आप डेली क्लास के थ्रू मतलब एजुकेटर के थ्रू जो है कि अपने डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। चैट पूल हमेशा खुला होता है, तो आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट में मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे बच्चों की या स्टूडेंट की एक्यूरेंसी हमेशा बनी रहती है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो आप कभी भी देख पाते हैं। स्ट्रक्चरल कोर्स का मतलब यदि आप यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए आप अपियर होते हैं तो प्री डिफाइन यहाँ पर सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाया जाता है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड आप कैसे करेंगे। तो आप सिंपल सी बात है, आप प्ले स्टोर से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से आप जो है कि जुड़ सकते हैं। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम श्रवण कुमार है। 8 साल का एक्सपीरियंस है, 2 टाइम इंटरव्यू है और मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और डायनेमिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और मेरा टेलीग्राम लिंक है अनअकैडमी @श्रवण कुमार। ये सारे के सारे जो है कि कैपिटल लेटर में है, सारे का सारा जो है कि कैपिटल लेटर में है। तो इतनी बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। 100+ टॉप एजुकेटर, आप जैसा कि आप जानते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 100+ टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का एक मौका जरूर मिलेगा। जैसे मुन्नाल सर को जानते हैं, रोमन सैनी सर को जानते हैं, मुदित सर को जानते हैं, अमन शर्मा को जानते हैं, प्रकाश सर, आयुष सर, इस प्रकार से 100 लोग हैं। तो आप इनको जानते हैं, तो अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको इनसे पढ़ने का एक मौका जरूर मिलेगा। चलिए कॉम्प्रहेंसिव अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस की बात करता हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी और हिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमिक, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग, ये सारी की सारी क्लासेस टोटल जो है की क्लासेस होती है। कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पे। हम जीएस सब्सक्रिप्शन बात करेंगे, प्लस पर हम बात करेंगे। प्लस की जो फीस है वो 1 महीने की जो है कि 9,000 रुपये है और 3 महीने की जो फीस है 22,500 रुपये है और 6 महीने की जो फीस है 40,500 रुपये और 12 महीने की जो फीस है 49,500 रुपये और 24 महीने की जो फीस है 72,000 रुपये और 36 महीने की जो फीस है 90,000। यदि मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 1 महीने की आपकी फीस हो जाएगी 8100 रुपये और 3 महीने की जो फीस होगी वो होगी 20,250 और 6 महीने की 36,450 और 12 महीने की 44,550 और 24 महीने की 64,800 और 36 महीने की 8100 रुपये इसकी फीस हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहते हैं जीएस का तो आप आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक पर एक तो आपको टीम मेंबर का पूरा सपोर्ट मिलता है, दूसरा जो है कि एजुकेटर का आपके पास सपोर्ट पूरा का पूरा मिलता है। इसकी फीस मात्र है 12 महीने की 69,500, 24 महीने की 1,07,000 और 36 महीने की 1,41,000। यदि मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12 तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 12 महीने की फीस हो जाएगी 62,550 और 24 महीने की फीस हो जाएगी 96,300 और 36 महीने की फीस जाएगी 1,26,900 फीस हो जाएगी। तो हम आपको ज़्यादा यही तरह बताना चाहेंगे कि आप जो है कि अगर लीजिए सब्सक्रिप्शन तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए आइकॉनिक का, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए तैयारी है, ये शॉर्ट टर्म के लिए तैयारी नहीं है। तो आप बिल्कुल इसको लेने का प्रयास करें आप सभी लोग, है ना। आइए इसके साथ साथ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए आया हुआ है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर 280 या 290 या 300 प्लस आप मार्क उठाते हैं तो इंटरव्यू कॉल आने की संभावना बहुत अच्छी होती थी। ये टर्निंग पॉइंट में होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल को आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल में नंबर नहीं आते हैं, कम नंबर आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाती है। इसलिए आप जो है कि ऑप्शनल के लिए बिल्कुल फोकस करिए, जीएस ऑप्शनल दोनों लेकर के आप चलिए।
तो 1 महीने की जो इसकी फीस है वो है 5,000 रुपये, 6 महीने की जो फीस है वो है 22,500 और 12 महीने की जो फीस है 27,500 और 24 महीने की जो फीस है वो 40,000 और 36 महीने की जो फीस है वो 50,000। लेकिन मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% डिस्काउंट मिलने का मतलब 1 महीने की जो फीस होगी वो 4,500 रुपये और 6 महीने की जो फीस होगी 20,250 रुपये और 12 महीने की जो फीस होगी 24,750 रुपये और 24 महीने की जो फीस है 36,000 रुपये और 36 महीने की जो फीस है वो है 45,000 रुपये। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो एग्जाम का जो टाइम बचा हुआ आपके पास, ये 5 महीने बचा हुआ है, 6 महीने लिखा हुआ, आप एक्चुअल में देखें तो 5 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आप जल्दी जल्दी अगर आप 2021 में अपना प्री एग्जाम देना चाहते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको जल्दी से जल्दी अनअकैडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अनलिमिटेड अल्टीमेट जीएस बैच बाइलिंगुअल में स्टार्ट हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 21 दिसंबर से, जो कि फुल सिलेबस कवरेज किया जाएगा टॉप एजुकेटर के साथ। प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस और पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। ये 2021 के लिए और 2022 के लिए और 2023 के लिए। तो अलग अलग ग्रुप टीचरों का, स्टार टीचरों का ग्रुप बना हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल लेट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है आप उतने जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। 6 महीने का बैच है जो है कि 2021 के लिए है। ठीक है, दिसंबर में शुरू हो चुका है। उसी तरह जो है कि यहाँ पे भी जो है कि जीएस पूरा कंप्लीट बैच है, कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है 2022 के लिए। यहाँ पे भी स्टार्ट 21 दिसंबर हो चुका है, ये भी 2023 के लिए बैच कराया जा रहा है। तो आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी जो है कि इसमें एडमिशन लेने का प्रयास करें, सब्सक्रिप्शन लेने का प्रयास करें, यह आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं आइकॉनिक प्राइस हाइक। देखिए इसमें बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। फायदा क्या मिलने वाला है कि कनेक्ट विद योर पर्सनल कोच। जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पर्सनल कोच के थ्रू आप जो कि कनेक्ट होते हैं, अर्थात आपको गाइडलाइन पूरा जो कि पर्सनल कोच से मिलता है। ठीक है, और दूसरी चीज है कस्टमाइज स्टडी प्लानर, आपको बहुत मदद करेगा। अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी पार्ट ऑफ द हाई इंटेंसिटी ऑफ वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ठीक है, इसके बाद टेस्ट, मतलब सारी चीजें हैं इसमें। आप इसमें जो कि सारी जो कि इसकी विशेषता है कि आपको क्या क्या चीजें, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक का, इसमें क्या क्या आपको चीजें मिलने वाली, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी गई है ना। तो चलिए हम लोग अपने बात करते हैं अपने टॉपिक पे, यूपीएससी सीएससी प्री कम्स। यूपीएससी सीएससी प्री कम्स में आप ध्यान रखिएगा, टॉपिक आज का है, अभी हमने छोड़ दिया था। इसमें हम लक्षद्वीप पढ़ेंगे, लक्षद्वीप केंद्र प्रशासित देश, हम लोग लक्षद्वीप को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारा टॉपिक है पहला लक्षद्वीप को पढ़ने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। टॉपिक हमारा छूट गया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखो, अगर मैं मैप पे आपको दिखाना चाहूँ, तो आप देखे होंगे इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर कुछ द्वीपों का समूह है, यहाँ पे कुछ द्वीपों का समूह है अरब सागर में। यहाँ पे जो है कि यह है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप है, ये ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप है। आप इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आप देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल होगा। 8 डिग्री चैनल के नीचे अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा मालदीव। क्या मिलेगा? मालदीव मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, हमें पूरा का पूरा लक्षद्वीप पढ़ना है और लक्षद्वीप के विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पांडिचेरी वगैरह पे आएंगे, फिर हम लोग जो है कि चंडीगढ़ पे आएंगे, क्योंकि केंद्र प्रशासित देश में बता रहा हूँ। तो आपको जो कुछ चीजें हैं जो इधर उधर हमारे केंद्र प्रशासित हैं, ठीक है, उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखा गया है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तो हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं। अगर पहली बात इसमें लिखना हो तो आप यही कह सकते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ है। तो पहली लाइन लिखिएगा, यह जो है यह अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। अगर नंबर दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा, यह कोरल द्वीप है। क्या है? कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कोरल द्वीप है। और तीसरा, अब पूरा ये मिट्टी का नहीं बना हुआ है, ये पूरा मिट्टी का नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ। आपने शैवाल का नाम सुना होगा ना। मान लो कोई ये जानवर है, इसके ऊपर जो है कि एक लेयर लग जाती है ऊपर, और ये कुछ समय के बाद ये मर जाता है, तो ये बहुत ठोस अवस्था में आ जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है कोरल द्वीप। और इसी पे आप समझ सकते हैं कि जब ये मिट्टी का नहीं बना हुआ है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं निकलेंगे इतना। तो तीसरी बात अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसलिए जो कि पूरा मिट्टी का नहीं बना हुआ है, इसलिए
यहाँ पर जो है कि पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहाँ लिख देता हूं, इसलिए यहाँ पेड़ पौधे, ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ये लास्ट वाली लाइन है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे जो है कि नहीं पाए जाते हैं। ये जो है कि समुद्री जो जीव होता है, जो पानी के अंदर जीव पनपते हैं, उसी के मर जाने के बाद इस पर एक लेयर बन जाती है, और लेयर के थ्रू जब ये काफी दिन का हो जाते हैं, कई सालों तक हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल, और ये द्वीप के रूप में बाहर निकल करके आ जाता है, तो इस पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पे पेड़ और पौधे जो है कि इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि ये मिट्टी के नहीं होते। 2-3 चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लक्षद्वीप के समूह की बात करूं तो ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने ये बताया आप लोगों को, तो आप लोग इसको नोट करके लिखिएगा। यहाँ पे मान लो ये लक्षद्वीप है, हमने बोला कि 8 डिग्री चैनल यहाँ पर है, 8 डिग्री चैनल नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा मालदीव। क्या मिलेगा? मालदीव। तो यहाँ पे ये लक्षद्वीप और मालदीव को जो अलग करता है वो कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल जो कि अलग करता है। ध्यान से समझना है इस बात को आप सभी लोग। तो अगर हम लक्षद्वीप के देखें तो इसमें भी 3 समूह हैं, जैसे ऐसे 3 समूह कैसे है? पहले ऊपर वाले जितने हैं मैक्सिमम द्वीप इस प्रकार से होंगे, और फिर इसके बाद एक लाइन होगी इस प्रकार से, फिर इसके बाद जो है कि कुछ द्वीप समूह नीचे होंगे, फिर इसके बाद इस प्रकार से द्वीप होंगे, फिर इसके नीचे, क्योंकि द्वीपों का समूह है, बहुत ज्यादा द्वीप यहाँ पाए जाते हैं, कई हजार, और फिर जो है कि एक नीचे इस तरीके से मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि 3 समूह में लक्षद्वीप क्या है? बटा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं 3 समूह में लक्षद्वीप है। तो ध्यान रखिएगा वो 3 समूह कौन सा है? पहले समूह को कहा जाता है अमीनी, ध्यान रखिएगा, अमीनी द्वीप कहा जाता है, और द्वीप समूह कहा जाता है, अमीनी द्वीप समूह। नंबर दूसरा जो समूह है, नंबर दूसरा है लक्का द्वीप समूह, या इसे कन्नानूर द्वीप भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो द्वीप समूह है इसको कहा जाता है मिनिकॉय। क्या कहा जाता है? मिनिकॉय। तो इसका मतलब अगर मैं पहले स्टेज की बात करूं, ये वाले स्टेज की अगर मैं बात करूं, तो आप इसको कह सकते हैं अमीनी द्वीप समूह, ऐसे कह सकते हैं द्वीप समूह। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लोग कह सकते हैं, ये कौन सा हो गया? लक्का द्वीप समूह, ये हो गया। अगर हम तीसरे के नीचे की एक बात करूं तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय द्वीप समूह। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे ना। अब आइए जरा देखिए, जरा ध्यान से इस बात को और समझने का डीप में प्रयास करिए। कभी कभी ये उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इस तरीके से पूछता है। तो जैसे हमने अभी बताया आप लोगों को कि ये वाला जो द्वीप बना हुआ है, ऊपर वाले को अभी हमने क्या नाम दिया कि ये जो है कि द्वीप समूह क्या है? अमीनी। क्या है? अमीनी द्वीप समूह। फिर नीचे का ये जो कुछ बना हुआ है द्वीप, इसको कहा जाता है लक्का द्वीप समूह। और तीसरा जो होता है इसको कहा जाता है मिनिकॉय द्वीप समूह। क्लियर हो गया मेरी बात को? अब इसके बीच में आपको क्या समझना है? देखो, ये वाला जो भाग है ये उत्तरी भाग है। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरीय भाग का है। और ये वाला जो है इसको कहा जाता है मध्य भाग। क्या कहा जाता है? मध्य भाग। और इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग। क्या बोला जाता है? दक्षिणी भाग। अब आपको ध्यान रखना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, बहुत बेहतर तरीके से मैं बता रहा हूं। ये जो दक्षिणी वाला है या मिनिकॉय जो है, दक्षिणी वाला जो है, इसको अगर आप देखो मैप में हमने बताया
कि ये जो है कि जो डिवाइडेशन है, जो डिवाइड करता है इसको दो भागों में, ये 9 डिग्री चैनल है। ध्यान में रखिएगा ये कितना है, 9 डिग्री चैनल। तो आपसे ये पूछ देगा कि 9 डिग्री चैनल, ध्यान में रखिएगा सभी लोग, 9 डिग्री चैनल, ये डिग्री है, ऊपर छोटा बनाया हूं, ये डिग्री है। 9 डिग्री चैनल किसको किसको, तो लक्का द्वीप समूह और दूसरा मेनिकाय द्वीप समूह के मध्य है, इसके मध्य है। आप ये भी कर सकते हैं इन दोनों को अलग करता है। अगर आप 9 डिग्री चैनल को लेके चले, 9 डिग्री चैनल इन दोनों के मध्य है। अगर आप इस तरह बोले 9 डिग्री चैनल लक्का द्वीप समूह मेनी को क्या करता है, अलग करता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। दूसरा बात है, जरा समझिएगा, यहां पर मध्य भाग में अगर आप देखोगे, अगर मध्य भाग में अगर आप देखो तो यहां पर कुछ जो है कि द्वीप है, यहाँ पे जो है कि कुछ द्वीप है, इस पर कुछ द्वीप है। जैसे ये मान लो कि मध्य भाग में यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं, अगाती। क्या बोलते हैं इसको, अगाती द्वीप इस पर स्थित है। क्या है, हवाई अड्डा बनाया गया है, हवाई अड्डा बनाया गया इस द्वीप पे। ये कौन सा द्वीप है, अगाती द्वीप है। इस पर जो है कि हवाई अड्डा बनाया गया, इसका मतलब हवाई अड्डा इस पर क्या है, स्थित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा, यहां पर एक और द्वीप है जिसका नाम है, मध्य में पड़ेगा, करा या कवारती। क्या बोलते हैं इसको, कवारती द्वीप। ये जो है कि राजधानी है, ठीक है। ये क्या है, राजधानी है, अर्थात कवारती द्वीप पर जो है कि इसकी राजधानी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतनी बात ना। 90 डिग्री दक्षिण में जो है कि इसको आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। अब मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा दे रहा हूं, नोट करके 9 डिग्री चैनल पहला मेनिकाय प्लस लक्का द्वीप के बीच में है। दूसरी बात, मेनिकाय प्लस शेष जो है, शेष लक्षद्वीप के बीच है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा क्या पूछ सकता है, मेनिकाय दक्षिण का द्वीप है, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे। और चौथा, 8 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें, 8 डिग्री चैनल की, तो हमने आपको 8 डिग्री चैनल में क्या बताया, यहां पे देखिए जरा, मालदीव और लक्षद्वीप दोनों के बीच में है, ध्यान में रखिएगा। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच में कर सकते हैं, तो पहला मेनिकाय, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड मालदीव के बीच में है, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा, भारत एंड मालदीव के बीच में है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बीच में है। और तीसरा जो कि आप ये कर सकते हैं, लक्षद्वीप एंड मालदीव के बीच में। कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के करेगा, तो 8 डिग्री को आपको समझना है और 9 डिग्री को आपको क्या समझना है, ठीक है ना। और इसके द्वीपों का कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो आसानी के साथ आप जो इसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो आई थिंक कि आपको इतना पता हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पांडुचेरी पर। अब देखिए, पांडुचेरी केंद्र शासित देश है, पांडुचेरी ये भी केंद्र प्रशासित देश है, केंद्र प्रशासित देश, ठीक है। प्रदेश उसको बोलते हैं, देश मत लिखना, प्रदेश है, ठीक है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है। इसमें जो है कि ये 3 प्रदेश में है, ऐसे लिखिएगा, ये जो है 3 प्रदेश में है,
कहाँ कहाँ, 3 प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, ये जो है कि 3 प्रदेश में है, ये नोट करके आप लोग लिखिएगा, ये 3 प्रदेश में है। एक प्रदेश में नहीं है पांडिचेरी, बल्कि 3 प्रदेश में है। जैसे मान लो कि ये भारत का मैप है, ऐसे मान लो आप लोग, तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा का पूरा जो है कि अगर मैं बोलूं केरल का है, केरल, और ये वाला जो है कि हम देख रहे हैं तमिलनाडु का है, और ऊपर वाला जो है कि आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यमन है, यमन, और तमिलनाडु में जो है कि यहाँ पे आप देखोगे तो पांडुचेरी, पांडुचेरी, और यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कराईकल, कराईकल मिलेगा। और इस केरल में यहाँ पे देखोगे आप, तो ध्यान से समझिएगा इसको, केरल में अगर देखोगे तो यहाँ पे है माहे, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे अगर आप डिग्री ले जाओगे इस प्रकार से, तो आप देखोगे ये पांडिचेरी यहाँ पे मिलेगा आपको, तो 12 डिग्री चैनल पे, 12 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा 12 डिग्री चैनल के जस्ट नीचे आएंगे माही मिलेगा, और यहाँ पे पांडिचेरी मिलेगा। कहने का मतलब ये है, पहला यमन, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश, नंबर दूसरा पांडुचेरी, ये कहाँ है, तमिलनाडु, और तीसरा माहे, ये कहाँ है, केरल, और चौथा बोले कराईकल, तो कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त रूप से इसका जो है कि क्या है, पांडिचेरी केंद्र प्रशासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा इन सबों का, ये 3 प्रदेश की जो है कि केंद्र प्रशासित प्रदेश है, 3 प्रदेशों में है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ, पांडिचेरी, और ये केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। मैं आगे चलूं, अब एक है हमारे पास दादर है नागर, देखो जरा, एक है दादर एवं नागर हवेली, और दमन एवं दीव, दमन एंड दीव। ठीक है, इसको समझिएगा, इन सारे को मिला के पहले अलग थे दोनों, ये अलग था, यहां से ये जो है कि अलग थे, और ये अलग था। तीन दोनों को मिला करके 26 जनवरी 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, कर दिया गया, एक ही बना दिया गया। अब ये मान के चलो कि दादर नागर हवेली ये सब कहाँ है, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। मान लो ये मैप अगर मैं बना दूं आपका, ये मान लो कि हमने मैप बना दिया, मान लो गुजरात वाला क्षेत्र का। ठीक है, ये वाला हमने मैप पूरा बना दिया गुजरात वाला क्षेत्र का। ऐसे मान के चलो आप, ये देखो कितना सुंदर एक मूवी बन गया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर तो गुजरात में जो पूरा का पूरा पड़ेगा इसको बोलते हैं दादर, दादर। लेकिन आप देखोगे और इसी के बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है नागर हवेली, नागर हवेली। ठीक है, ये जो है कि पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र देखोगे तो महाराष्ट्र का है, ऐसे कर लीजिएगा ये पूरा इस प्रकार से। तो दादर ये पूरा का पूरा गुजरात में पड़ेगा। ये क्या है, गुजरात है, और ये क्या है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, पूरे बॉर्डर पे, ध्यान रखिएगा आप लोग, पूरे बॉर्डर पे है। और तीसरा यहीं पर जो है कि है दमन, क्या है, ये भी गुजरात में पड़ेगा, दमन। ये जो कि समुद्र तट पे है, ध्यान रखिएगा, समुद्र तट पर है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है जो कि समुद्र के तट पर है, तो दमन, दमन इसमें सिर्फ होगा। और यहाँ पे आपको जो है कि समुद्री एरिया में ही पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये वाले एरिया में पड़ेगा आपका दीव, क्या पड़ेगा, दीव। ठीक है, और ये दीव है, क्या है, ये दीव है। ठीक है, ये दीव के रूप में भी है, ध्यान रखिएगा, ये दीव के रूप में भी है ना। तो आप ये देख लीजिएगा, दमन राजधानी, इसको जो है कि ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, दमन को राजधानी बनाया गया,
राजधानी बनाया गया। इस पॉइंट को जो है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस जो है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में राजधानी किसको बनाया गया, तो दमन को जो है कि क्या बना दिया गया, राजधानी बनाया गया। तो आपसे अगर पूछ देगा कि बताइए दादर ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, प्रॉपर तरीके से गुजरात में पड़ेगा। लेकिन अगर नागर हवेली की बात करें तो ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पे पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। और ये दमन जो है कि पूरा ये गुजरात में पड़ेगा, लेकिन समुद्री तट पर बिल्कुल लगा हुआ। और द्वीप, ये द्वीप के रूप में यहाँ पे है, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतनी बात सबको, क्लियर हो गया इतनी बात सबको, पूरा का पूरा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और हम लोग समझ लेते हैं, जैसे चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ की अगर हम बात समझ लेते हैं तो आपने देखा होगा कि मान लो ये भारत का मैप है इस प्रकार से, इसको भी आप देखिए एक बार में समझ लो फटाफट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो है कि जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है। और ये वाला जो है कि पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब। और यहाँ पे आप देखोगे एचपी पड़ेगा आपका, और बीच में हरियाणा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि आपको उत्तराखंड है, ये एचपी है, ये हरियाणा है। और इधर आप आओगे तो उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पंजाब हरियाणा, ध्यान रखिएगा। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक तो चंडीगढ़ खुद अपने आप में स्वयं में चंडीगढ़ है, ठीक है, केंद्र शासित देश। दूसरा पंजाब और हरियाणा है ना, इन दोनों की जो है कि राजधानी है, क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। इतनी क्लियर सबको बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया तो मुझे बताइए कि हाँ इतना क्लियर हो चुका है। तो फिर मैं आगे अब चलता हूँ, और ये हमारा टॉपिक जो है कि पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या आ गया है, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतनी बात सबको? इतनी बात क्लियर हो गया तो मुझे बताइए सभी लोग। हाँ, थोड़ा टाइम देख ले रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया तो अब हम लोग चले पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जरा ध्यान से देखिएगा, नया टॉपिक हमारे पास है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नया टॉपिक है, सारे टॉपिक मैं एक साथ ले रहा हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, इनर साइड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ शुरू हो जाता है इंग्लिश में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आप सोचो जरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? आप सोचो जरा, पृथ्वी के अंदर जब कोई जाएगा नहीं तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? तो वैज्ञानिकों ने किस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मेजर किया या मापा? तो पहला तो वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहला ए तापमान के आधार पर, नंबर बी घनत्व के आधार पर, और नंबर सी दाब के आधार पर, और नंबर डी भूकंप के आधार पर, और नंबर ई ज्वालामुखी के आधार पर या इसके माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया। तो ये एक माध्यम था, उस प्रकार से अन्य कोई माध्यम नहीं था। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि आखिर पृथ्वी के अंदर है क्या चीज।
तो ये आधार बना कि तापमान के आधार पे, घनत्व के आधार पर, दाब के आधार पर, भूकंप के आधार पर और ज्वालामुखी के आधार पर या इनके द्वारा आप ये कह सकते हैं वैज्ञानिकों को ये पता चला कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्या वो पूरा तरल है, क्या वो पूरा ठोस है। तो इस प्रकार की जानकारी के जो स्रोत हमें मिले या वैज्ञानिकों को जो स्रोत पता चला वह इनके आधार पे पता चला। तो आइए हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, छोटा चैप्टर है, ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लो कि ये है पृथ्वी, मान लिया ऐसे, ये है और मैं हाफ थोड़ा पोजीशन ले रहा हूं, मान लो मैं ऐसे बना दिया, ये मान लो पृथ्वी, ये इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग है, क्रस्ट उसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये ऊपरी वाला भाग मैंने बना दिया। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अगर मैं मान लो ये पृथ्वी मैंने बना दिया, अगर एक हिस्सा मुझे काटना पड़ेगा तो मैं किस तरीके से काट सकता हूँ, ऐसे काट सकता हूँ बीच में सेंटर पॉइंट रख करके, ठीक है, इस तरीके से मैं डिवाइड करूंगा इस प्रकार से। तो हमें एक सेंटर पॉइंट में एक हिस्सा मैं निकाल ले रहा हूँ और इस प्रकार से मैं मेजरमेंट इसको करने पे आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या पता किया कि यहाँ से लेकर के जो 34 किलोमीटर का दूरी है, कितना 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ऐसे मान लीजिएगा, 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर, ये जो है कि क्रस्ट है, ऊपर वाला क्या है, क्रस्ट है, इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी। क्या बोलते हैं, भूपर्पट्टी बोलते हैं, क्रस्ट है। और इन्होंने कहा कि 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, तो सियाल, सियाल से बना है, किससे बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है, से बना हुआ है, ठीक है। तो ऊपरी वाला जो 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक अगर जाओगे, अर्थात आप ये कह सकते हैं 34 किलोमीटर से लेकर के अगर आप नीचे 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये वाला जो पूरा पोर्शन बना हुआ है किससे बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है। लेकिन जब आप इसके नीचे जाते हैं तो ये कहा गया है जब इसके नीचे आप जाते हैं तो लगभग 2900 किलोमीटर, कितना 2900 किलोमीटर, इसको कहा जाता है मेटल। क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है। और ये जो है कि किसमें बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है, सिलिकॉन मैग्नीशियम उसको बोलते हैं और सिलिकॉन एल्युमिनियम ऊपर वाले को बोलते हैं, ठीक है। 2900 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। जब इससे नीचे आप जाओगे तो ये दो भागों में बटा हुआ है, ऊपर वाले भाग को बोला जाता है वाह कोड। क्या बोला जाता है, वाह कोड बोला जाता है। और नीचे वाले को बोला जाता है आंतरिक कोड। क्या बोला जाता है, कोड, ठीक है। ये कोड भी कभी कभी लिखा जाता है। तो ये लगभग अगर देखा जाए तो 5100 किलोमीटर तक वाह कोड। और इसके नीचे आप जाओगे, जो नीचे वाला कोड का हिस्सा है ये 63-70 किलोमीटर। ये जो है कि इसमें क्या है, नीफे, ठीक है, क्या है, नीफे इसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब आप देखिए सवाल क्या पूछा है आपसे कि ये जो डिवाइड किया गया है रेखा है जिसको वैज्ञानिकों ने मेजर किया कि यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो ये जो अलग करता है दोनों को, इसको कहा गया है, अर्थात आप कह सकते हैं विभाजन रेखा। इस तरीके से विभाजन जो करता है इसको कहा गया है मोह। क्या कहा गया है, मोह डिसकंटिन्यूटी का कहा गया है, डिसकंटिन्यूटी बोला गया है इसको, ठीक है ना। और इसको जो बोला गया है इसको कहा गया है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला गया है, डिसकंटिन्यूटी। और तीसरे वाले को जो बोला गया है इसको कहा गया है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो इन तीनों को पूछ सकता है कि कौन से विभाजन रेखा है, ठीक है। तो ये देखिएगा ऊपरी क्रस्ट और मेटल के बीच में क्या है, मोह है। और मेटल तथा वाह कोड के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग है। तथा वाह कोड और आंतरिक कोड के बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है, ठीक है ना।
क्लियर हो गया इतनी बात ना। यहाँ पे जो कि किससे बना हुआ, ऊपरी जो क्रस्ट बना हुआ है सियाल से बना हुआ है, और नीचे वाला जो बना हुआ मेटल ये किससे बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है, और तीसरा जो है कि नीफे, किससे बना हुआ है, नीफे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात। अब आइए नोट पॉइंट करके कुछ लिखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा नोट पॉइंट करके। ये छोटा टॉपिक है, नोट पॉइंट करके आप देखिएगा। नोट पॉइंट करके देखो, जब टेम्परेचर के आधार पर अगर मैं देखूं, टेम्परेचर के आधार पर मैं देखूं, अगर पृथ्वी से अगर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो नीचे बढ़ने पर हमेशा क्या होता है, 32 मीटर पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान जो है कि टेम्परेचर जो है कि तापमान जो है कि क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा कितना, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम लोग, है ना। और ये रेशियो देखा गया है कि अगर ये 100 मीटर तक गया, अगर ये रेशियो देखा गया है कि अगर पूरा 100 मीटर तक आप जाते हैं तो आपको लगभग 2 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। रेशियो में अगर देखा जाए तो 100 मीटर नीचे जाने पर इतना डिग्री तापमान जो है कि क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर दूसरा चीज देखा जाए घनत्व के आधार पर, घनत्व तो ऊपर का जो घनत्व है लगभग 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं इसको, क्योंकि घनत्व में जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे मतलब अंदर जाएंगे, घनत्व तो क्या होता है, घनत्व जो है कि बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, माना गया है कि 13 ग्राम क्यूब घनत्व जो है कि क्या बढ़ जाता है अंदर जाने पर। और जो औसत देखा गया है, औसत घनत्व कितना बढ़ जाता है नीचे जाने पर, तो आप ये कर सकते हैं 5.5 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व। ठीक है, कितना घनत्व, इतना बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो औसत घनत्व कितना है पृथ्वी के आंतरिक भाग का, 5.5 ग्राम औसत घनत्व है। और टेम्परेचर 100 मीटर पे जाने पर कितना बढ़ता है, बस ये 2 पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना। बस ये छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक भी क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। ये टॉपिक क्या हो गया हमारा, समाप्त हो चुका है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में रही सारी बातें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग आज बात करेंगे वायुमंडल पे। हम लोग बात करेंगे किस पर बात करेंगे, वायुमंडल पे हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं वायुमंडल पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा सा वायुमंडल को समझने से पहले हम लोग अगर पृथ्वी की गतियां अगर हम लोग समझ लेते तो शायद तो हमारे लिए बेहतर माना जाता पृथ्वी की गतियां, क्योंकि पृथ्वी की गतियां थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हम लोग चाहें तो 1 मिनट में हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल करके पृथ्वी की गतियां हम लोग समझ लेते। टाइम क्या हो गया, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग पृथ्वी की गतियों के विषय में हम लोग जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। पृथ्वी की गतियां देखिए जरा ध्यान से, एक नया टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ। पहली बात कि जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है। तो एक शब्द आता है क्या, रोटेशन। क्या आता है, रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन। घूर्णन क्या होता है कि जब पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितना, एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर मतलब घूम जाती है। इसी के कारण से क्या होता है, दिन और रात होता है। इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण दिन एंड रात होता है। ठीक है, घूर्णन। इसे दैनिक गति भी कहते, ध्यान रखिएगा, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, जब अपने अक्ष पर ये घूमती है, एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटे में क्या करती है पृथ्वी, एक चक्कर लगाती है। और यही एक चक्कर जब घूम जाती है तो इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। एक शब्द आता है
परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण। अब ये परिक्रमण क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे मान लो कि यह मान लो सूर्य है, यह मान लो ऐसे सूर्य है, सन लिख रहा हूं, और ये मान लो कि हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी द्वारा जब सूर्य का चक्कर लगाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको ऑर्बिटिंग इंग्लिश में कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिए सूर्य के जब पृथ्वी बिल्कुल नजदीक होता है, अर्थात ये आप ये कह सकते हैं कि जब बिल्कुल नजदीक होता है, नजदीक होता है, तो इसे कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, अधिक दूरी को होगा, तो इसे कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। ये अपसौर कब होता है? तो आप ये कह सकते हैं 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? और आपको पता है कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी मान लो, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और ये माना जाता है कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, अर्थात 365 दिन 6 घंटे समय लगता है, 6 घंटे समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। अर्थात जब मैं लीप ईयर को देखूं, लीप ईयर को अगर मैं देखूं, तो आप ये कह सकते हैं 366 दिन लीप ईयर का होता है, तो लीप ईयर लगता है। ठीक है। अगर हम सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी देखें तो ध्यान रखिएगा, सूर्य से, यहां पे ले देता हूं, सूर्य से पृथ्वी की अगर दूरी, औसत दूरी अगर देखा जाए, औसत दूरी देखा जाए, मैं लिख दे रहा हूं, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? 149,795,900 किलोमीटर। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को? ठीक है, याद हो जाएगा 149,795,900। क्लियर? क्लियर, याद हो जाएगा सभी लोगों को ना? चलिए अब आइए एक चीज और समझते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक बिल्कुल चीजें हैं। देखो सूर्य का प्रकाश अलग अलग समय में कैसे पड़ता है पृथ्वी पर, बड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये बीच का जो रेखा है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपर क्या है? कर्क रेखा, और नीचे क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा। ये मान लो कि सूर्य है। अब एक चीज ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य का जो प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ता है वह बिल्कुल लंबवत पड़ता है, लंबवत पड़ता है। और ये कहा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ता है, तो यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य पृथ्वी जैसे से घूमती है, तो ये मान लो जब कर्क रेखा पर इसका प्रकाश आता है, तो ये बोला जाता है कि ऊपर जाने पे 6 महीना कितना लगता है? 6 मंथ। अर्थात कर्क रेखा पर 21 जून और मकर रेखा पर अगर देखा जाए
तो सूर्य का लंबवत प्रकाश जो पड़ता है सीधा, तो ये कहा जाता है कि ये 22 दिसंबर। अब एक बात यहाँ पे समझना है कि 21 जून को लंबवत किस पे पड़ता है, कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को किस पे पड़ता है, मकर रेखा पर। तो यहाँ पे आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, और यहाँ विषुवत रेखा पर जो पड़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि दो ये दिन जो होता है, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की, दिन एंड रात की जो अवधि होती है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। अगर ऊपर से नीचे काउंट करो, 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीना ऊपर जाने में लगा, अर्थात ये 3 महीना ऊपर जाने में लगा। और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर नीचे आया, तो सितंबर में फिर यहाँ आ गया। इधर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर ऊपर गया। तो 3 महीने इधर, 3 महीने इधर, 3 महीने इधर, 3 3 6, 3 3 6। आप समझे, इसका मतलब ये जो आता है यहाँ पर हमेशा जो कि आप देखा गया है कि दिन और रात की जो अवधि होती है ये बराबर होती है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, एक चीज और आती है आपके समझ में कि देखो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कि 21 जून, जब आप सोचो कि अगर 21 जून को मान लो, अगर 21 जून को, यहाँ पे जून लिखा गया है, 21 जून को अगर सूर्य का प्रकाश, मान लो सूर्य का प्रकाश अगर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा, तो यहाँ पर दिन जो है कि क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी, छोटी होगी। स्वाभाविक बात है। लेकिन सेम टाइम में यहाँ और यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर में उस समय क्या होगा, रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। स्वाभाविक बात है। उसी समय जो है कि ये 22 दिसंबर को अगर देखा जाए, 22 दिसंबर अगर दक्षिणायन में जो आता है सूर्य, तो इसको माना जाता है यहाँ पर रात बड़ी और दिन जो है कि छोटा होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए, इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणायन होता है, ऐसा मान के चलते हैं, जब दक्षिण में होता है, तो यहाँ पे लिखता हूं 22 दिसंबर को यहाँ पे दिन क्या होगा, दिन दक्षिणायन में जो है कि बड़ा होगा और रात जो है कि छोटी होगी। लेकिन उसी समय अगर 21 जून को देखा जाए, तो ऊपर जो है कि रात जो है कि बड़ी होगी, रात बड़ी और दिन क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर? इतनी बातें आप लोगों को याद करके चलना है। यही सारी चीजें हैं इसमें, और कोई खास चीजें नहीं है। इस चीज को पढ़ने से पहले हमने बताया था कि इस चीज को पढ़ने से पहले इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से आप देख लें। इसके बाद जो है कि हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सी चीजें आपको समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती भी है अपने आप में। अब हम लोग चलते हैं एक नया पोर्शन पे। हम लोग वायुमंडल को पढ़ने चल रहे हैं। आखिर वायुमंडल की उत्पत्ति, फिर देखते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आगे लेकर के फिर चलेंगे। टाइम थोड़ी सी देख ले रहे बच्चे, कितना टाइम हो गया है। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए वायुमंडल, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडल की पहली बात हम लोग ये बात देखते हैं कि वायुमंडल की उत्पत्ति, ठीक है। इसके बाद वायुमंडल का जो कि संगठन, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे कैसे होती है, इसीलिए हमने पृथ्वी का थोड़ी सी बात हमने बता दिया, क्योंकि ये पढ़ना भी जरूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से पूछे जाते हैं तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये आंसर हम नहीं मार पाए, है ना। तो चलिए वायुमंडल की अगर हम बात करें, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल को ध्यान से देखें। वायुमंडल की उत्पत्ति, अगर हम इसकी बात करें तो आपने पहले छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास जब भी आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा पृथ्वी जो है कि क्या थी। ये पृथ्वी जो कि आग का गोला था, मतलब जलती हुई आग का गोला था, ये सबको पता था, ठीक है। अर्थात ये पृथ्वी जो क्या थी, उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है
कि पृथ्वी एक जो है कि जलती हुई आग का गोला था। पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी एक जलती हुई आग का गोला था। यही माना जाता है कि इतना ज्यादा इस पर जो है कि एकदम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब आग जैसा निकल रही है इसमें से, ठीक है। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, बात ध्यान से समझिएगा, जब पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी? ठंडी होने लगी तो पृथ्वी से जो गैस थे, गैस भी निकलते थे इस समय। क्या निकलते थे? गैस निकलती थी, ठीक है। और पृथ्वी की जो गति थी, इस प्रकार पृथ्वी जो है कि अपनी गति जो है कि क्या की, जब ये धीरे मतलब जब ये ठंडी होगी ना तो इसकी गति क्या होगी? बहुत स्पीड में हो गई गति। तो अब आप सोचो, जब इसकी गति बहुत तेज होगी तो इस पर जो घूम रही है पृथ्वी, तो स्वाभाविक बात है कि इसके ऊपर जो चीजें टिकी होगी वो चीजें बाहर की तरफ फोर्स करेगी, फेंकेगी, अर्थात ये बाहर की तरफ क्या होगी? चीजों को मतलब गैसों को जो कि फेंकने लग गई। इस प्रकार से जैसे इसका तेज गति बढ़ा, वो धीरे धीरे क्या होगा? इसकी गति और ये उसके ऊपर जो टिका हुआ वायुमंडल था उसको बाहर की तरफ क्या होने लग गया? फेंकने लग गई। अर्थात आप इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो पृथ्वी थी और पृथ्वी के जैसी गति जो है कि तेज बढ़ी तो ये बाहर की तरफ क्या हो गई? सब चीजें फेंकना शुरू कर दी पृथ्वी। ये देखो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ध्यान में रख के चलिएगा। तो जो बाहर की तरफ ध्यान रखिएगा, जो बाहर की तरफ फेंका जाता है पृथ्वी के द्वारा, जो बाहर की तरफ पृथ्वी द्वारा फेंका जाता है, उसे कहा जाता है पृथ्वी का अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के द्वारा या अपकेंद्र बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब बाहर की तरफ फेंका जाता है अपकेंद्र बल कहा जाता है, ठीक है ना। और जब ध्यान से समझिएगा, जब अंदर की तरफ पृथ्वी खींचती है, जब अंदर की तरफ पृथ्वी खींचती है तो इसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र बल कहा जाता है। आप सोचिए जरा इस बात को। अगर मान लो कोई चीजें तेजी के साथ, मान लो कोई चीज आप किसी चीज पे रखे हो, कोई चीज है, थिंग्स है, वस्तु है, उसको तेज में रोटेशन करो। जैसे आपने देखा गांव में एक थाली में एक छोटा सा कोई चीज तेजी के साथ नचा दो उसको, वो तुरंत राउंड पकड़ लेता बाहर की तरफ, मूव कर रहा है। उसी तरीके जब पृथ्वी तेज में घूमने लग गई तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें थी वो बाहर की तरफ क्या होने लगी? फेंकने लग गई पृथ्वी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए प्रारंभ में देखा गया कि जो इससे गैस निकल रही थी, वो जो गैस निकल रही थी, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब अभिकेंद्र बल या अपकेंद्र बल अधिक होता है, ऐसे कर सकते हैं, जब अपकेंद्र बल अधिक होने के कारण वायुमंडल जो पृथ्वी पर रुका हुआ था, जो वायुमंडल जो पृथ्वी पर रुका हुआ था, पृथ्वी पर रुका था, वह रुक नहीं पाया। और तेजी के साथ जो है कि पृथ्वी जो उसको क्या करने लगी? फेंकने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे पृथ्वी जैसे ठंडी होती चली गई, पृथ्वी की घूमने की गति जो थी, पृथ्वी के घूमने की जो गति थी वो क्या होने लगी? धीरे होने लगी।
ठीक है। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो था बढ़ता चला गया, ठीक है। और जो गैसें बाहर निकल रही थी वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो गई, आ गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि ये मान लो पृथ्वी है और इसके चारों तरफ क्या हो गए, गैसों का एक बहुत बड़ा जो है कि परत जो है कि आ गई, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, गैसों का जो एक परत था वो एक पृथ्वी के चारों तरफ जो है कि बन गया। इसलिए अगर आपको डिफाइन करना हो वायुमंडल किसे कहते हैं तो आप ये कह सकते हैं पृथ्वी के तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे लिखिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ वायु की मोटी परत, वायु की मोटी परत ही क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। क्लियर, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात जो पृथ्वी की तरफ चारों तरफ हवाएं हैं, गैस का जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है, गैसों का आवरण भी कहा जाता है। इसके डेफिनेशन में पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण को ही क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। क्लियर हो गया? इतने तक सबको क्लियर हो चुका है? तो मुझे बताइए, मैसेज करके मुझे जल्दी बताइए कि हाँ सर क्लियर हो चुका है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इन गैसों के विषय में पढ़ना है कि आखिर पृथ्वी पे कौन कौन सी गैसें हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, दो चीजें आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर मैं वायुमंडल के संगठन में पाई जाने वाली क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर एक लाइन आपको दे देना है, वायुमंडल का जो संगठन है क्या क्या इसमें पाई जाती है। तो पहला आप ये कह सकते हैं गैस, ठीक है। और दूसरा जो है कि जलवाष्प, और तीसरा जो है कि धूलकण। ये तीनों जो है कि तीनों से क्या बना हुआ है, वायुमंडल बना हुआ है। गैस आप जानते हो कि अनेक प्रकार की गैस है, भिन्न प्रकार की हैं, भिन्न प्रकार की गैस है। जैसे आप बोल सकते हो गैसीय रूप, इसको क्या कह सकते हैं, गैसीय रूप, गैसीय रूप में पाई जाती हैं, और यहाँ पर जलवाष्प में देखोगे तो पहला ठोस के रूप में भी होता है, ठोस के रूप में भी होता है। और जो पृथ्वी पर बर्फ के रूप में इसको बोलते हैं, बर्फ के रूप में पाई जाती हैं। और दूसरा जो कि द्रव के रूप में होता है, द्रव के रूप में भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कुहासा वगैरह ये भी होता है ना। और तीसरा जो है कि गैस के रूप में भी होता है, गैस के रूप में भी होता है। और यहाँ पे धूलकण आप जानते ही है, छोटे छोटे धूलकण पार्टिकल्स को बोलते हैं, छोटे छोटे भी पाए जाते हैं पृथ्वी में। अब ये देखना कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अभी तक जितना पढ़ा है इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये चीज है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं जो गैसों का पूछता है कि भाई कितनी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर हम देखें कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, अगर हम कहें कि कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। तो पहला देखिएगा, पहला पूछा जाता है, भैया ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन। अभी एक ही की विशेषता बताता हूं, ये अधिक मात्रा में होती है, ध्यान रखिएगा। अधिक होता है, ये कितना होता है, 71.1% तक होती है वायुमंडल में। नंबर 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 20.9 तक होती है, अर्थात 21 तक इसको मानते हैं। तीसरा ऑर्गन,
ये अक्रिय गैस है, सक्रिय नहीं बल्कि अक्रिय गैस है। ये कितना होता है? 0.93% होती है। और 4 नंबर का जिसको बोलते हैं CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, ये होता है 0.03% होती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट करके लिखिएगा। ये दोनों जो गैसें हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर के लगभग 99% वायुमंडल में वायुमंडल को बनाती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। वायुमंडल में उपस्थिति होती है। और ये जो गैस है CO2, ये सबसे भारी गैस है, भारी गैस है। वायुमंडल के सबसे नजदीक भी, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के सबसे नजदीक गैस यही है, CO2। इसके बाद अन्य प्रमुख भी गैस होती है। अन्य प्रमुख इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा, इसकी मात्रा कुछ पता नहीं है। अन्य प्रमुख भी पाई जाती हैं। अन्य प्रमुख में जैसे आपने नाम सुना होगा नियॉन, नंबर 2 हीलियम, ये भी है। नंबर 3 जैसे बोलते हैं ओजोन। और नंबर 4 एक होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये सबसे हल्की है, सबसे हल्की गैस है। ठीक है। और ये कि घटते क्रम में होती हैं सब। ये सब क्या होती हैं? घटते क्रम में लिखा हूं, घटते क्रम में। तो क्रम याद रखिएगा, क्रम में लिख दिया हूं पहले। नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो है कि चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग वायुमंडल की संरचना देखेंगे कैसे बनी। ठीक है ना। तो अब इसमें देखना है हमें पहले नाइट्रोजन गैस के विषय में। किसमें देखना है? नाइट्रोजन गैस के विषय में देखना है। तो नाइट्रोजन गैस के विषय में पढ़ेंगे। टाइम क्या हो गया भैया? ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन गैस। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन गैस नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन गैस। देखिए पहली बात इसमें लिखना है, यह जो है कि यह गैस प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक गैस है। ठीक है। अर्थात जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोजन से जो कि जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है ना। दूसरा, वातावरण में आप ये कर सकते हैं, वातावरण के नाइट्रोजन को जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया जो होते हैं मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है नाइट्रोजन को। ठीक है। क्या कर देता है? स्थिरीकरण कर देता है नाइट्रोजन के रूप में। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो नाइट्रोजन, अब आप सोचोगे कि सर नाइट्रोजन से अगर डायरेक्ट जो है कि हमें प्रोटीन मिल जाता तो फिर जरूरत क्या पड़ती किसी चीज के लेने की? तो नहीं, ये क्या होता है कि कुछ ऐसे वातावरण में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, मतलब स्थिर कर देते हैं उसको। ठीक है। और उससे जो है कि क्या होता है, जब नाइट्रोजन के रूप में जो जीवाणु होते हैं, वो कौन कौन से जीवाणु होते हैं बता देता हूं आप लोगों को। एक तो पहले जीवाणु, दूसरा राइजोबियम, नाम सुने आप। इसके बाद लेग्यूमिसोरम, नाम याद रखिएगा। ये सब जो है कि नाइट्रोजन के रूप में होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के रूप में होते हैं। और ये अक्सर पाए कहा जाते हैं, जो स्थिरीकरण करते हैं, ये अक्सर ये पाए जाते हैं दलहनी फसलों की जड़ों में।
आपने देखा होगा कई बार जो है कि अगर किसान दलहन वगैरह चना वगैरह की मोटे फसलों की खेती करता है तो उसमें ऑटोमेटिक उसके जड़ों पाए जाते हैं। इस वजह से जो है कि उस जो भूमि में है कोई भी फसल उगाओगे तो बहुत बेहतर तरीके से उगेगा। तो इसलिए हर एक साल में तो कम से कम चना वना ये जो दलहन वलहन है इसकी खेती करनी चाहिए, ताकि इसमें जो कि नाइट्रोजन बना रहता है, क्योंकि ये जो जीवाणु और राइजोबियम जो नाइट्रोजन के रूप में पाए जाते हैं, ये सब नाइट्रोजन की उपस्थिति को हमेशा बनाए रखते हैं मिट्टी में। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा कि आप जो कि मनुष्य को, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि किससे मिलता है, इन्हीं जीवाणुओं से मिलता है नाइट्रोजन। जो उपस्थिति होती है वो मिट्टी में जाता है, फिर मिट्टी से क्या हो जाता है, वो अपने आप पेड़ पौधे जो है कि उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना, यही जो है कि ये चना अरहर इसमें सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फिर पेड़ पौधे इससे क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन डायरेक्ट रूप से आपको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ये जो बैक्टीरिया है इन बैक्टीरियों के द्वारा प्राप्त होता है पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको। जो हम लोग भी खाते हैं अगर पेड़ पौधे, आप समझ रहे हैं ना, जो फसलें उगती हैं उसमें ऑटोमेटिक नाइट्रोजन पाई जाती है, तो उससे हमें खाने के बाद हमको नाइट्रोजन वहां से भी प्राप्त हो जाता है। तो नाइट्रोजन गैस ये जो है कि इस प्रकार से उपस्थिति होती है वायुमंडल में। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतनी बातें सबको, इतनी बातें क्लियर हो गया, आगे चले। तो इसमें आप देख लीजिएगा, जैसे मान लो कि आपको खेती करना चाहिए, जैसे सिक्किम राज्य आप देखे हैं, सिक्किम विश्व का प्रथम जो है कि प्रथम राज्य जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध माना गया। जो जैविक खेती के लिए प्रथम बार में जैविक खेती की, इसने जैविक खेती करता है। और ये आपके करंट अफेयर में आता है कि बताओ कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो जैविक खेती करता है पूरा, तो आप ये सिक्किम राज्य। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन की उपस्थिति बनी रहती है। इसमें जो है कि जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम होते हैं, ल्यूबिनोस्पोरम होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन की उपस्थिति को स्थिरीकरण कर देते हैं, ताकि बहुत बेहतर तरीके से हर प्रकार की खेती को किया जा सके। ठीक है ना, तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन आग को, किसको, आग को नियंत्रित करता है। आपको पता ही होगा आग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह बोल सकते हैं, यह रंगहीन, गंधहीन गैस होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग किसमें किया जाता है, कृत्रिम धुआं बनाया जाता है। इससे कृत्रिम धुआं बनाया जाता है, फॉग वगैरह जो बोलते हैं ना, इसी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, ये जो नाइट्रोजन गैस है इससे। और ये एक और काम में आता है, मुझे याद है कि ये मनोरंजन वगैरह के भी काम में आता है। मनोरंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो है कि आप ये कह सकते हैं, ये द्रवित, अच्छा द्रवित रूप में आप देखोगे तो ये बहुत जो है कि शीतल होता है, शीतल ठंडा में प्रयोग किया जाता है, बहुत ठंडा। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया, मतलब अगर इसको द्रव के रूप में देखोगे तो ये बहुत जो शीतलक में प्रयोग किया जाता है, बहुत ठंडे के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। खोल दिया जाएगा इसको लगेगा एकदम चिल्ड, एकदम कोई चीज है ना। अब इसी प्रकार से ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन गैस को देखते हैं हम लोग हैं, तो आप ऑक्सीजन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यह जो है कि जीवनदायिनी गैस है, आपको सबको पता होगा, श्वसन के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, यह आग जलाने में सहायक होती है। अगर नहीं होगा ऑक्सीजन तो आग ही नहीं लगेगी कभी। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है।
ठीक है, जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आप जानते हो सर्वाधिक ऑक्सीजन का जो निर्माता होता है वो कौन होता है, तो आप एक ही बात होना चाहिए, पेड़ पौधे। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर पेड़ पौधों को काटोगे तो ऑक्सीजन की समस्या हो जाएगी, तो आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, आवश्यक गैस है। और दूसरी बात लिखिएगा, यह सबसे भारी गैस है, अर्थात आप देखोगे 20 किलोमीटर तक ये गैस जो है कि पाई जाती है वायुमंडल में। तीसरी बात है हरित गैस, या आप कह सकते हैं हरित गृह गैस। ये अब आप सोच सकते हैं हरित गृह गैस, जिसको वातावरण में टेम्परेचर बढ़ने में योगदान करता है। ऐसे लिख देते हैं, जो वातावरण में टेम्परेचर बढ़ने में योगदान करता है। अब आप कुछ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, इससे जो है कि मीथेन भी निकलता है, और दूसरा जलवाष्प भी। ये सारे मीथेन और जलवाष्प ये सब जो है कि क्या करते हैं, हरित गृह गैस में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, सब चीजें है ना, ये सारी गैसें हैं। 4th नंबर पे आप लिखिएगा ओजोन गैस। ओजोन गैस को इंडिकेट करते हैं O3, ठीक है। और यह O2 ऑक्सीजन का एक रूप है, ध्यान रखिएगा, एक रूप होता है, ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है। यह समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अप्रोक्स आप लिख सकते हैं 15 से 35 किलोमीटर ऊपर। अगर इससे ऊपर है, अगर इससे ऊपर है तो लाभदायक होगा, अगर इससे नीचे है तो हानिकारक होगा। मतलब 15 से 35 किलोमीटर से अगर ऊपर है, इससे ऊपर वाले क्षेत्र में है, तो ये लाभदायक मानी जाएगी, लाभदायक होगा। अगर इससे नीचे उतरेगा तो ये क्या माना जाएगा, हानिकारक होगा। क्लियर। और तीसरी बात यह है, यह यहां लिख देता हूं, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, बचाती है। आपको पता ही होगा, क्योंकि ये कैंसर उत्पन्न करती है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या पैदा होता है, कैंसर उत्पन्न होता है। अगर मान लो पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पे आना हो जाए, आपने देखा कई बार ओजोन में समस्या रहती है, ओजोन में छिद्र हो जाता है, जिसके कारण से पराबैंगनी जो किरणें होती है वो डायरेक्ट रूप से पृथ्वी पे आती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो ये एक बहुत बड़ा लेयर होता है जो उसको पराबैंगनी सूर्य की किरणें आती है उसको रोकने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट एक लिख लीजिएगा, ये पृथ्वी के निकट ज्यादा मात्रा में ओजोन प्रदूषण भी पाया जाता है। पृथ्वी के निकट अधिक मात्रा में ओजोन प्रदूषण होता है। क्लियर हो गया इतनी बात सबको? अगर क्लियर हो गया तो मुझे एक बार मैसेज करें प्लीज, मुझे बताएं फटाफट। इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं।
एक बार आप लोग मैसेज करें फटाफट, जरा देखें। एक बार जल्दी से आप लोग मैसेज करें, फिर जो है कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जरा वायुमंडल की देखते हैं, इसके कौन कौन से लेयरें हैं, कौन कौन सा मंडल है वायुमंडल में, इस चीजों को देखा जाएगा। ठीक है ना, तो आप जरा ध्यान से समझते चलो आप लोग। पहला हमने क्या बताया, जरा ध्यान से याद कर लो सब लोग। वायुमंडल में हमने क्या कहा कि जो नाइट्रोजन है वह 78.1, कभी कभी 8 भी लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ऑक्सीजन, तो आप कह सकते हैं 20.93 भी लिखा होता है, 21 के करीब माना जाता है। ऑर्गन, तो ऑर्गन 0.93। CO2 भारी गैस जो बताया मैंने 0.03%। इसको बॉक्स में करके लिखिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्त, पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, आइए हम लोग अब चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है ना, देखिए ये पृथ्वी का, मान लो अगर हम इसमें देखें कौन कौन सा मंडल पाए जाते हैं, तो ये पोर्शन अगर हम देखें, अगर यहां पे देखें तो एक ये मंडल होता है। ठीक है, और इधर से लगभग 8 किलोमीटर, कितना, 8 किलोमीटर ऊपर, इस प्रकार से। और इधर से अगर हम देखें तो ये विषुवत रेखा क्षेत्र से, अगर विषुवत रेखा से देखें हम, विषुवत रेखा से अगर हम देखें, इसकी जो ऊंचाई मिलेगी वह ऊंचाई कितनी है इसकी, 18 किलोमीटर, कितना है। और यहां पे अगर मैं ध्रुवों से देखें, ध्रुवों से 8 किलोमीटर, इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इसी क्षोभ मंडल में अगर देखा जाए, इसकी औसत ऊंचाई अगर देखा जाए, तो इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 12 से लेकर के 15 किलोमीटर है। नोट करते चलिए, एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना, अगर हम ध्रुवों से देखा जाए, ध्रुवों से कम है, लेकिन अगर विषुवत रेखा से देखा जाए तो वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल पहला मंडल आएगा वो ध्रुवों से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है ना, देखिए जरा ध्यान से देखते चलें। यहां पर जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, आप ये कह सकते हैं इस क्षोभ मंडल में अगर हम देखें तो मौसम संबंधी घटनाएं यहां घटित होती हैं। जैसे आंधी, तूफान, वर्षा। ठीक है, ये सारी जो की घटनाएं जो कि कहां होती हैं, इस क्षोभ मंडल में होती है। अब ध्यान से समझिएगा, इस क्षोभ मंडल में हवाएं क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी चलती हैं, इसलिए इस मंडल में प्लेन उड़ाना संभव नहीं है। प्लेन उड़ाना संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि हवाएं जो है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के कारण से प्लेन में क्रैशेस हो सकता है, प्लेन जो है कि गिर सकती है। इस वजह से जब प्लेन देखे होंगे आप लोग, जब उड़ान भरती है तेजी के साथ में, तो बहुत तेजी के साथ वो जो कि क्या करती है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है,
उसको क्रॉस कर जाती है बहुत तेजी के साथ, बहुत स्पीड होती है, क्योंकि उसको पता है कि इस मंडल में जो कि मौसमी घटनाएं होंगी और होती हैं, क्योंकि हवाएं जो कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अवस्था में दोनों अवस्थाएं में चलती रहती है, तो किधर से भी इसकी जो कि दिशा बदल सकती है, ठीक है, प्लेन की। इस वजह से यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाना संभव नहीं माना जाता है। क्लियर? अब देखो, यहां से जब ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो एक मंडल और आपके पास आता है। ये जो मंडल होता है इसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। ये कहां तक होता है? 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है। इसकी लगभग 15 से 35 मतलब किलोमीटर तक आप कह सकते हैं, यहां लिख देता हूं, 15 से 35 किलोमीटर इसकी जो कि मोटी परत होती है, मोटी परत होती है। 15 से 35 किलोमीटर तक इसकी एक मोटी सी परत होती है, जिसे कहा जाता है समताप मंडल। यहां पर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो मंडल है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, आदर्श माना जाता है। और यहां पर जो है कि O3 जिसको ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि सूर्य से पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकती है। क्लियर? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अर्थात जब यहां से हम सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यह माना जाता है 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कि क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं जाने पर 6.4 सेल्सियस तापमान जो है कि क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर, इसीलिए यहाँ पे देखो ओजोन गैस, इसीलिए जो कि 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये बता सकते हैं 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया इतनी बात? अब ऊपर चलेंगे, 50 किलोमीटर से ऊपर हम लोग चलते हैं, तो एक मंडल और आता है, ध्यान में रखिएगा, 80 किलोमीटर तक। कितना? 80 किलोमीटर तक। इसको बोलते हैं मध्य मंडल, ठीक है। मेसोस्फीयर बोला जाता है इंग्लिश में। अर्थात यहां पर जो तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर भी उल्का संबंधी जो घटनाएं होती हैं, अर्थात आपने देखा होगा छोटे छोटे जैसे कहते हैं तारों का टूटना, तारा टूट के गिर रहा है ना, वो सारे उल्का घटनाएं होती है, संबंधित घटनाएं जो है कि यहाँ पर होती हैं, ठीक है ना। अर्थात पत्थर के जो टुकड़े में घर्षण जो होता है, पत्थरों के घर्षण के कारण, यहाँ पे लिख देता हूँ, यह पढ़ लीजिएगा, पत्थर के घर्षण के कारण जो यहाँ पे उल्का संबंधी जो घटनाएं होती हैं, ये मध्य मंडल में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है कि -100 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस में मेजर किया जाता है। और जब इसके ऊपर जाएंगे, तो ऊपर ये एक मंडल आपको मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, ऊपर ये एक मंडल मिलेगा, ये लगभग 600
40 किलोमीटर, इसको बोला जाता है आयन मंडल। क्या कहा जाता है? आयन मंडल। तो इसमें जो है कि क्या पाया जाता है? आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। और पृथ्वी से कोई तरंगे यहाँ से वापस भेजी जाती है, अर्थात पृथ्वी से कोई तरंगे जब भेजी जाती है तो वापस ये जो है कि रेडियो, आप बोल सकते हैं कि रेडियो तरंगे, यहाँ पर रेडियो तरंगे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से पृथ्वी से कोई तरंगे जब यहाँ से भेजी जाती है तो वापस यहीं से टकरा करके क्या जाती है? पृथ्वी पर चली जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब भी पृथ्वी से कोई तरंगे भेजी जाती है तो यहाँ से क्या हो जाता है? वो वापस जाती है लौट करके। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर जाएंगे तो एक मंडल और आपको मिलेगा जिसका नाम है वायुमंडल। तो वायुमंडल अगर देखोगे टोटल तो माना जाता है कि 700 से लेकर के 1100 किलोमीटर तक। ठीक है, यहीं पर जो कि ध्रुवीय कक्षा में आप बोल सकते हैं, ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, उपग्रह। ठीक है, यहाँ पर जो है कि देखा जाता है संचार उपग्रह, पृथ्वी जो होते हैं ना, पृथ्वी पे जो यहाँ पे लगाए जाते हैं। और दूसरा जो है कि भूस्थितिकी ग्रह, यहाँ पे अगर देखोगे 36 किलोमीटर में छोड़े जाते हैं। 36 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में है भूस्थितिकी ग्रह छोड़े जाते हैं 36 किलोमीटर पे। और यहाँ पर जो है कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये हल्की गैस जो कि पाई जाती हैं, हल्की गैस जो कि इस मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है ना? तो आप अगर देखोगे तो 700 से 1100 किलोमीटर ध्रुवीय जो कक्षा में उपग्रह भेजे जाते हैं वो 700 से 1100 किलोमीटर तक भेजे जाते हैं। लेकिन भूस्थितिकी उपग्रह जो छोड़े जाते हैं वो 3600 किलोमीटर, समझ रहे? वायुमंडल 3600 किलोमीटर में भूस्थितिकी ग्रह उपग्रह छोड़े जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ग्रह होते हैं उसको छोड़े जाते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय कक्षा में जो छोड़े जाते हैं उपग्रह, और यहाँ पे ग्रह छोड़े जाते हैं। ठीक है ना? भूस्थितिकी ग्रह बोला जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे उपग्रह बोला जाता है। ठीक है ना? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गया? इतनी बात आपको क्लियर हो गया? शायद समय भी मुझे लगता है कि ज्यादा ही हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी है तो मुझे बताइए कि यस। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, वायुमंडल में विशेष चीजें और हम लोग देखते हैं। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वो बेसिक है चीजें जो 7वीं 8वीं बुकों में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। देखिए, अब वायुमंडल, अगर वायुमंडल को वास्तविकता रूप से हम देखें तो वायुमंडल, तो वायुमंडल को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो आप ये कह सकते हैं वायुमंडली दाब भी कहा जाता है। वायुमंडल क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब भी इसे क्या कहा जाता है? अर्थात आप ये कह सकते हैं पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायु दाब करते हैं। क्लियर हो गया? जिसको एयर प्रेशर कहा जाता है। इसको बैरोमीटर में, ध्यान रखिएगा, जो वायु दाब है, वायु दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, इसको बैरोमीटर में। अब आइए देखते हैं बैरोमीटर में क्या। जैसे मान लो कि ये बैरोमीटर है, ये 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इधर प्लस ऊपर चलेगा तो बढ़ेगा, नीचे होगा तो कम होगा।
ये बैरोमीटर मान लो है, बैरोमीटर ये है। अब यहाँ पे पृथ्वी पर वाय अगर देखा जाए तो समान रूप से पृथ्वी पर वाय दाब अगर समान रूप से देखा जाए 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी या मतलब मिलीमीटर होता है। ठीक है, समान रूप से ये mm लिखा हुआ है, mm। ठीक है, समान रूप से देखा जाता है ये। लेकिन यहाँ पे दो चीजें नोट करना आप लोगों को है। पहली चीज, यदि वायु की मात्रा बढ़ जाती है मान लो, ठीक है, पहला, यदि वायु की मात्रा बढ़ जाती है तो वायु दाब क्या हो जाएगा, वायु दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि वायु की मात्रा घट जाए तो क्या हो जाता है, वायु दाब भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2 पॉइंट आप लोगों को समझना है यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन कंडीशन में लगाया यहाँ पे, लेकिन पहला, जब वायु दाब का मान बैरोमीटर में बढ़ेगा तो वायु दाब की जो मात्रा होगी वह अधिक होती है। ठीक है। नंबर दूसरा, जब वायु दाब का मान बैरोमीटर में घटेगा तो वायु दाब की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया सबको। आइए एक चीज समझिएगा जरा ध्यान से, यही जब वायु दाब, जो वायु दाब है, वायु दाब अधिक होने से जब ये मूव करती है किधर, कम वायु दाब की ओर, कम वायु दाब की ओर, तो इसे ही कहा जाता है पवन कहते हैं। क्लियर, इसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। दूसरी चीज है, एक चीज और लिखिए नोट करके, बैरोमीटर में वायु दाब बढ़ने से हमेशा जो पवन होता है वो साफ, अर्थात ये कह सकते हैं मौसम कैसा होगा, साफ मौसम होगा। लेकिन वहीं पर अगर बैरोमीटर में वायु दाब कम होता है तो तूफान, आंधी, वर्षा जैसे घटनाएं होती हैं, यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक क्लियर हो गया क्या, एक बार मुझे सभी लोग बताइए, यहां तक क्लियर हो गया क्या, एक बार जल्दी से मुझे बताइए। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो मुझे जल्दी से आप लोग मुझे बताने का प्रयास करें कि यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और हम बता देते हैं, पूरा का पूरा जो है कि अर्थ बनाते हैं और उस पर देखते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, कौन कौन सी हवाएं होती हैं, फिर हवाओं पे हम लोग चलेंगे, फिर पवनों पे चलेंगे, हम लोग साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब हम बना रहे हैं पूरा का पूरा एक जो है कि पृथ्वी। एक चीज अभी मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हैं विषुवत रेखा, और इस पे जो है कि
सूर्य का ताप लंबवत पड़ता है जब, ठीक है, और साल भर पड़ता है, तो यहाँ पर जो बनता है निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, ठीक है। ऊपर चलेंगे, अगर ऊपर की बात करेंगे तो एक और आपको क्षेत्र मिलेगा, इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च क्षेत्र। उपोष्ण उच्च, ठीक है। और नीचे चलेंगे, वायुदाब पेटियां जो होती हैं इसी पेटियों को कहा जाता है। नीचे चलेंगे तो उपोष्ण उच्च पेटी बोलते हैं, पेटी लिख लीजिएगा, पेटी, निम्न वायुदाब पेटी या क्षेत्र, ठीक है। और इससे ऊपर चलेंगे हम लोग तो एक मिलेगा हमारे पास ध्रुवी। क्या मिलेगा? उपध्रुवी। क्या मिलेगा? उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। इसको पेटी नाम लगिएगा, वायुमंडल के जो पेटी है, पेटी के नाम से कहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऊपर मिलेगा ये जिसको बोलते हैं ध्रुवी। ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। और नीचे चलेंगे तो नीचे भी आपको एक मिलेगा पेटी, जैसे ऊपर है उपध्रुवी। उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। और नीचे चलेंगे तो नीचे आप लोग लिख लीजिएगा ध्रुवी उच्च दाब पेटी। क्लियर हो गया? इसको जो है कि कहा जाता है, जो निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है डोल ड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है। डोल ड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये होता है 10 डिग्री से 10 डिग्री तक। इसको घूर्णनगत हवाएं ऊपर उड़ती है जब 10 डिग्री से 10 डिग्री तक जब घूर्णन होती है, तो हवाएं क्या करती हैं? ऊपर उड़ती है। क्लियर? ये कितना डिग्री होता है? ये 23.5 और ये 35, अर्थात इसके बीच में अगर आप बोलो 30 से 35 के बीच में अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश से कहा जाता है। और ऊपर वाला जो होता है ये 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री, और ये ऊपर का जो है कि 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और इधर आओगे 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री, और 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री। जो नाम यहाँ पर है वो नाम यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी आपको ध्यान रखना है दो चीजें, ठीक है। दो चीजें में क्या याद रखना है? पहला, देखिए इधर से हवाएं, अर्थात ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये दक्षिणी गोलार्ध और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने किधर मुड़ जाएगी? ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे आप खड़े हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी साइड मुड़ जाती हैं। किस साइड में? दाहिने साइड मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से आप इधर से मुंह करके खड़ा होंगे तो इधर आपको दिखेगा, और इस साइड में आपके दाहिने साइड में मुड़ जाती है। लेकिन वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं साइड में मुड़ जाती हैं, ठीक है। किसमें मुड़ जाती हैं? बाएं दिशा में मुड़ जाती हैं। इस बात को आप लोग नोट करके लिखिएगा, क्योंकि मैं क्लास आगे पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि काफी शोर हो रहा है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। आगे मैं क्लास लेकर के चलूंगा, तब तक के लिए अपना समाप्त करता हूँ। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। काफी शोर हो रहा है तो अगली क्लास में मिलेंगे।